नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। स्वयं सिद्धा वो जिसने साबित किया खुद को तमाम चुनौतियों में, विपरीत परिस्थितियों में, पुरुषों के बनाए रास्तों में, और ऐसी मिसाल पेश की कि खुद दुनिया देती है उसके मिसाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम स्वयं सिद्धा। जब भी भगवान श्री कृष्ण का जिक्र होता है तो गीता के उपदेश भी याद आते हैं, तो राधा की भक्ति भी याद आती है, तो मीरा का प्रेम भी हम भुला नहीं सकते। और कुछ ऐसे ही मीरा के प्रेम में डूबी अपनी पहचान बनाई ममता ने। क्या कुछ उनके जीवन से जुड़ी कहानी है, कैसे उन्होंने मीरा के इस राह पर कदम बनाया, देखते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। आप जानना जरूर चाहेंगे कि मंच पर मीरा को प्रस्तुत करती ये महिला कौन है। क्या ये कोई बैरागी है या कृष्ण की भक्त? तो चलिए हम आपको बता दें कि ये है छत्तीसगढ़ की एक पात्रीय अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच कलाकार ममता आहार, जिन्होंने मीरा, द्रौपदी और यशोधरा के अलावा पंडवानी और कई पात्रों को मंच पर जीवंत किया है। को कोई पाप भी ना पड़े। केवल पात्र ही नहीं, नाट्य लेखन, निर्देशन, संगीत, नृत्य और इन सब में अपनी मधुर आवाज भी दी है। केवल इतना ही नहीं, ममता ने 70 से ज्यादा बार मीरा पर आधारित संगीत नाट्य की प्रस्तुति दी है, जिसने ममता को मीरा के रूप में ही पहचान दिला दी। भाई बहनों से भरे पूरे परिवार में ममता को रंगमंच पर प्रदर्शन की अनुमति आसानी से नहीं मिली थी, पर लगन ने रास्ता आसान कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रायपुर से शुरू हुआ सफर देश के ज्यादातर राज्यों में मीरा का प्रदर्शन हो चुका है। कृष्ण भक्तों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसलिए दुनिया के कई देशों में ममता ने अपनी प्रस्तुति दी और अपने अंचल का नाम रोशन किया। ममता ने भी मीरा की तरह कृष्ण भक्ति को अपनी कला के लिए चुना और सब कुछ खुद ही करती चली गईं, वो भी अकेले ही रंगमंच पर प्रस्तुत किया। प्रस्तुति ऐसी कि दर्शक मीरा और ममता के बीच फर्क भी नहीं कर पाते। भक्ति की ये राह इतनी आसान भी नहीं थी। घर में बुजुर्ग माता की देखभाल, शिक्षिका का करियर और रंगमंच की दुनिया, सबके बीच बैलेंस करना इतना आसान भी नहीं था। पर ममता का कहना है कि जब दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो सब कुछ हो सकता है। अगर सच्चे दिल से भक्ति की जाए तो ईश्वर भक्त का साथ देने जरूर आते हैं, फिर राह में मुश्किल चाहे कितनी ही क्यों ना आए। मीरा ने भी भक्ति की राह में सांसारिक व्यवधान और असहनीय पीड़ा सही, पर मार्ग से विमुख नहीं हुई। इसी तरह द्रौपदी और यशोधरा के दर्द को भी दुनिया ने ममता के माध्यम से करीब से देखा। संसार की अनुभूतियों से पीड़ित हो रहा है। आज ममता अपनी इस प्रतिभा के मंचन के साथ ही बच्चों के जरिए रंगमंच को आगे बढ़ा रही हैं। रंगमंच की दुनिया में छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाने के लिए ममता को स्वयं सिद्धा का सलाम। ज्योति सिंह, IBC 24। तो चलिए स्वयं सिद्धा के सफर में आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रसिद्ध रंगकर्मी ममता आहार से,
जिन्होंने न सिर्फ रंगमंच को अपना जीवन बनाया बल्कि इसमें अभिनीत करते चली गई जिस प्ले को, उन्होंने उसका नाम भी उनको दिया है और अब वो जानी जाती हैं मीरा के नाम से और पहचानी भी जाती हैं मीरा के नाम से। ममता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैं। ममता, जब हम बात करते हैं रंगमंच की, तो रंगमंच की समझ मैं समझती हूँ बहुत छुटपन से नहीं आती। एक उम्र होती है जब कोई रंगमंच को समझ पाता है, उसके जो चरित्र होते हैं उनको वो जान पाता है और धीरे धीरे जब उसका अपना एक चरित्र डेवलप होता है तब वो वहाँ तक पहुँचता है। रंगमंच की जो शुरुआत थी आपके जीवन में, ये कब से हुई? जब मैं स्कूल में थी तब मुझे इप्टा का एक विज्ञापन दिखा था जिसमें एक शिविर होने वाला था, तो मैंने फिर इप्टा ज्वाइन किया और उसके बाद से बस आज तक रंगकर्मी के रूप में चली आ रही हूँ जी। इप्टा में जब आपने पहली बार पहुंची होंगी जी। तब इप्टा अपने आप में एक नाम है, उसके शिविर में पहुंचना एक बड़ी बात है जी। वहाँ पर कौन सा ऐसा पक्ष था जो आपको लगा कि हाँ इसमें मैं ये कर सकूंगी? क्या उस समय जाने के बाद में पहली बार आपने ममता को पाया? मुझे असल में क्या है, नृत्य का बड़ा शौक था और वो जो है मैं सोचती थी मुझे स्टेज नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए रंगकर्मी बनना है, क्या करना है, मुझे कुछ पता नहीं था उस समय। मैं तो नृत्य के लिए थोड़ा सा स्टेज मिलेगा ये सोच के मैं आगे बढ़ी थी, पर बाद में मैंने जाना कि मैं अभिनय भी कर सकती हूँ। वो जब मैंने इप्टा ज्वाइन किया तब मुझे पता चला कि मैं अभिनय कर सकती हूँ, तो उसके बाद से बस। तो पहला जो प्ले रहा होगा जब रंगकर्मी के तौर पर आपने प्ले किया होगा एक अभिनेता के रूप में, वो कौन सा प्ले था और उसमें क्या खास बात आपको लगी सबसे पहली बार? वो था फणीश्वर नाथ रेणु का अच्छे आदमी और उसके निर्देशक थे राजकमल नायक जी। और मैं उसमें छोटी थी तो छोटा सा रोल मिला था मुझे। एक बच्ची आती कटोरी में शक्कर लेके और नाचते कूदते अपना बोल के चली जाती, पर तब मुझे लगा कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ, बोलने का भी काम कर सकती हूँ। उसके बाद स्टेज पे करते रहे काम। बिल्कुल। किसी भी लड़की के लिए जो जीवन की बात होती है कि जब वो छोटी होती है उसकी घर की जो परवरिश होती है, घर का जो माहौल होता है, कई बार ये होता है कि माहौल ही वैसा होता है और बच्चे देखते देखते सीखते चले जाते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ घर में ऐसा कुछ रंगमंच का माहौल नहीं था, वहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या कभी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा? बहुत सारी चीज़ें हैं, घर में ऐसा कोई माहौल बिल्कुल भी नहीं था। बस हाँ, जो माँ है वो पूरी तरह से मतलब वो भी भजन गाती थी, रामायण गाती थी, तो बस उनका थोड़ा सा अंश मिला है मुझे और मैं वो सब गाने गाना, नृत्य करना ये सब करती थी मैं। और उसके बाद में रंगमंच के लिए मुझे छूट नहीं थी, वो तो बाद में धीरे से मैंने अपना माहौल बनाया कि चलिए थोड़ा सा छूट दे देते हैं। ऐसा सोच सोच के माँ बाप ने सोचा कि चलो बच्ची बोल रही है, पूरा काम कर रही है, पढ़ाई कर रही है, तो चलो ठीक है थोड़ा सा कर लो, पढ़ाई पर ध्यान रखना, बस ये शर्त थी उनकी। इस लंबे दौर में एक महिला होने के नाते बहुत से पड़ाव ऐसे आए होंगे आपके सामने में जब आपको लगा होगा कि वास्तव में एक लड़की के लिए रंगमंच करना कितना मुश्किल है, खासकर अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको लगता है कि मुश्किल आती है? बहुत सारी मुश्किलें हैं, क्योंकि जब हम रात को शो करके 12 बजे के आसपास लौटते हैं तो सारी नज़रें हमारी तरफ होती मोहल्ले में कि अरे ये 12 बजे रात को लौट के आ रही है। तो वो सारी चीज़ें अपने आप में एक वो रहती है कि वो गिल्टी होती है कि लोग ऐसे क्यों सोचते हैं, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। पर ये सोच धीरे धीरे बदलेगी। और दूसरी बात यह है कि रिहर्सल में हमेशा रात में ही जाना पड़ता है, क्योंकि बाकी सब लोग अपने काम के टाइम को दे के उसके बाद में रात में रिहर्सल होती है। पढ़ाई के साथ साथ एक बात आपने कही कि माता पिता को लगा कि हाँ पढ़ाई बहुत अच्छी कर रही है इसलिए थोड़ी सी छूट दे दी जी इसलिए ऐसे में आप उन माता पिता को क्या कहना चाहेंगी जिनकी बेटियां पढ़ाई भी बहुत अच्छा करती हैं लेकिन एक अलग शौक के रूप में एक जीवन वो जीना चाहती हैं कला की किसी भी विधा में, उनको बढ़ावा देने के लिए माता पिता का क्या योगदान होना चाहिए? माता पिता को सबसे पहली बात ये है कि उनको अपने बेटियों पे विश्वास करना होगा कि वो जिस राह पे चल रही हैं वो राह सही है। और अगर वो सोचते हैं, जैसे मेरे माँ बाप ने कहा था कि अगर तुम गलत राह पे चलोगी तो भुगतान भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, सही राह पे चलोगी तो उसका परिणाम भी तुम्हें ही मिलेगा। तो ये जो है ये माँ बाप को थोड़ा सा छूट देना होगा बच्चों को। मीरा के पात्र को बहुत ज़्यादा आपने जिया है, मीरा की कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा दिल से छूती है और जब आप इसका अभिनय मंच पर करती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं इसके साथ में जुड़ चुकी हूँ? कौन सा ऐसा पात्र है?
चूँकि मैं भगवान की बहुत ही मतलब बहुत पुकार करती हूँ कि जैसी स्थिति मीरा की हुई वही स्थिति मुझे भी प्राप्त हो। तो वो जो स्थिति है जब राजपुरोहित वगैरह सब लेने के लिए आए थे वापस चित्तौड़ जाने के लिए, द्वारिका पहुँच गए थे राजपुरोहित और भक्तजन। बहुत भटक चुकी हूँ मैं, अब ऐसा जीवन नहीं प्रभु, क्योंकि मैंने जिस क्षण को जिया है वो क्षण अब और नहीं प्रभु, क्योंकि ललिता ने 4,500 साल प्रतीक्षा किया है भगवान, अब और प्रतीक्षा नहीं प्रभु, मुझे मेरा स्थान दो भगवान, मेरी भक्ति को संपूर्णता प्रदान करो प्रभु। अगर तुम नहीं आ सकते तो मुझे ही अपने में समा लो प्रभु। मीरा कई रूपों में हमने देखा कि मीरा ने जब भक्ति की कृष्ण को स्वामी के रूप में, पति के रूप में उन्होंने चाहा। एक तरफ सांसारिक जीवन में उनका पति है, अपनी ससुराल है, उसकी अपनी एक पीड़ा है, तो दूसरी तरफ वो आत्मिक तौर से जिस ईश्वर से जुड़ी हुई हैं उसको वो पाना चाहती हैं। तो ये जो द्वंद्व की स्थिति होती है, क्या उसको आपने महसूस किया है? जी हाँ, क्या है वहाँ पर जब तक कुंवर साहब थे, कुंवर साहब जो भोजराज, कुंवर भोजराज, वो सिर्फ 3 साल उनके साथ में उन्होंने जीवन बिताया था। उसके बाद उनकी स्वाभाविक मौत हो गई थी। तो उसके बाद से जो उन्होंने तो सपोर्ट किया था मीरा को, पहले उन्होंने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, फिर बाद में वो भी भक्ति में डूब गए। और उसके बाद में जो मीरा की स्थिति हुई है, कभी राणा जी, कभी सास, कभी ये, कभी ननंद उदाबाई सा, तो वो जो स्थिति है वो बहुत ही विचित्र थी, क्योंकि उन चीज़ों को सामना करके फिर भगवान की भक्ति, तो उसके बीच में उसने कैसे जीवन जिया होगा, बहुत ही मुश्किल है। तो मीरा को बहुत ही शिद्दत से जिया है ममता ने। ममता के जीवन से जुड़ी कुछ और भी बातें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध रंगकर्मी ममता आहार से। ममता, रंगमंच ने आपको बहुत पहचान दिलाई है, बहुत सम्मान दिलाया है और कई देशों की यात्रा भी रंगमंच के ज़रिए आप कर चुकी हैं। रायपुर से शुरू हुआ ये सिलसिला, किस किस देशों तक पहुंचा और वहां की कैसी प्रतिक्रिया आपकी रही? मैं अभी तक जा चुकी हूँ वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, लंदन, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, नेपाल, तो इस तरह से अलग अलग देशों में मैंने ये सब किया है। और जो यशोधरा है वो मैंने प्रण किया था कि मैं यशोधरा लुम्बिनी में ही करूँगी, तो वहाँ से पुकार लग गई वहाँ यशोधरा का मंदिर बनने वाला है, तो वहाँ पर क्या है, उन लोगों ने मुझे बुलाया कि यशोधरा करानी है। यशोधरा में वो जब प्रश्न करती है, जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध होकर लौटते हैं, तो वो प्रश्न पूछती है कि जो चीज़ें आप बाहर जाके पाया है जो आपने, क्या वो यहीं रहकर नहीं पा सकते थे? अरे एक बार बोलते तो मैं रोकती नहीं, आप पूछ के तो देखते। कह के जाते मुझे मैं न रोकती तुझे, एक बार कह के तो देखते लेना। ये जो दर्द है ममता किसी भी पत्नी के लिए कि पति अगर सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसे छोड़कर चला जाता है, तो पत्नी को शायद ये एहसास होता है कि ये उसकी कमी है, कि वो पति के जीवन में बाधा बन रही है। शायद इसीलिए यशोधरा ने ये सवाल किया था। और उस पात्र को जब आप जीती हैं, तो क्या उन तमाम महिलाओं के दर्द को आप समझ पाती हैं? कि इतनी सारी प्रतियोगिताओं को पार करके आपने अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया, उसके बाद मैंने आपका वरण किया और उसके बाद आप मुझे छोड़कर चले गए। मेरा सौंदर्य भी ना रोक पाया आपको। हान मिलो मन भावन मोरे,
થઈ ગયો મધુમાં कब देखूं मेरो प्राण स्नेही नैन मिलन की प्यार। अलग अलग देशों में जब आप मीरा के चरित्र को जीती हैं, चूँकि अगर कृष्ण की हम बात करते हैं, कृष्ण को चाहने वाले, कृष्ण को मानने वाले पूरी दुनिया में हैं, तो जब विदेशों में जब इस तरीके के शो होते हैं, जब रंगमंच में आप प्रस्तुत करती हैं, कैसा रिस्पांस रहता है लोगों का? चूँकि आप छत्तीसगढ़ और रायपुर से गई हुई होती हैं, कैसा रहता है? यहाँ पर देखिए शब्दों का कहीं कोई वो नहीं है, शब्द बहुत ही सीमित हैं, भाव मुख्य होते हैं। वो भाव को समझ के अभी अभी मैंने चित्तौड़ में किया था मीरा, वहाँ पे विदेशी पर्यटक आए थे, वो खुद आंसू बह रहे थे उनके आंखों में। बहुत ही शिद्दत से आपने यशोधरा के दर्द को जिया है ममता, लेकिन जब हम बात करते हैं द्रौपदी की, तो द्रौपदी ने भी दुनिया में एक मिसाल पेश की है महिलाओं के सम्मान को लेकर, महिलाओं के अधिकार को लेकर और महिलाओं के प्रेम को लेकर। उसको भी ममता ने बहुत सुंदर तरीके से मंच पे प्रस्तुत किया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। महिला के इतने सारे दर्द हैं जिसे एक महिला ही स्टेज पर बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर सकती है, और यही किया ममता ने। अलग अलग पात्रों को जीकर आज उन्होंने रंगमंच में अपनी पहचान बना ली है। ममता, जब हम बात करते हैं द्रौपदी की, क्योंकि द्रौपदी के पात्र को भी आपने बहुत अलग अलग प्रसंगों में जिया है, द्रौपदी के जीवन को अगर हम देखते हैं तो कई पड़ाव ऐसे हैं जब वो एक महिला के हक के लिए हमें आगे खड़ी दिखती है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, बहुत ज़्यादा छूती हैं दिल को? जो एक प्रसंग है कीचक वध के पहले, कीचक क्या है, बहुत अत्याचार करता है, तो द्रौपदी जाती है सभा में, भीम से कहती है कि आपके जो ज्येष्ठ भ्राता है वो कहते हैं क्षमा धर्मः क्षमा यज्ञः क्षमा विदः क्षमा श्रुतम य एतदेवं जानाति स सर्वे क्षन्तु महति। क्षमा क्षमा क्षमा, किसे किसे कब तक क्षमा करूं, जी रही हूँ ऐसे स्वामी जैसे मछली हो बिन पानी, आकर मेरे प्राण बचाओ तभी मेरे स्वामी कहलाओ। आप लिखती भी खुद हैं, गाती भी खुद हैं, अभिनय भी खुद करती हैं और शायद डायरेक्शन भी आप खुद करती हैं। जी। तो ये तमाम जो खूबियां हैं, क्या समय के साथ आती चली गई, या मैं समझूं कि ये जन्मजात आपके भीतर थी वो तड़प के रूप में? हाँ, ये कह सकते हैं कि वो भीतर थी, मैंने धीरे धीरे उनको पहचानना शुरू किया। गीत लिखना अलग चीज़ है, कंपोजिशन भी कर सकती हूँ। फिर उसके बाद में जब मैंने मीरा का पहले नाटक बनाया तो उसके बाद में मुझे लगा कि मैं बड़े बड़े लोगों से मिला मैंने कि मुझे इसमें म्यूज़िक चाहिए। मैं जब नृत्य कर रही हूँ तो वो जो है अंदर पूरी तरह से आत्मिक संबंध नहीं बन रहे हैं मेरे उस नृत्य से, उस शब्द से। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ, और बहुत लोगों से मिली, कंपोजिशन तैयार किया, फिर भी मैं नहीं मिला मुझे वो। फिर मैं एक दिन रोते रोते सो गई कि मुझे क्या करना है लोगों से, कि मैं कैसे करूं। फिर उसके बाद अपने आप मैं उठी, गुनगुनाना शुरू की, और एक साथ 3-3 गानों की धुनें बनती चली गई। एक आध गाना तो मैं भी सुनना चाहूँगी ममता आपसे, कि कोई अपना लिखा हुआ कोई सुंदर सा गीत आप हमें सुनाए और हमारे दर्शकों को। मोरी काया असुवन भीगी, मोरी काया असुवन भीगी, हाँ जारी उनको बुलाओ रे सखी मोरे पिया से मिलाओ रे। बहुत सुंदर ममता, जितनी सुरीली आवाज़ है उतने ही सुंदर भाव हैं। चूँकि अब आपने नाम कमा लिया है, मैं समझती हूँ पहचान बना ली है, तो छत्तीसगढ़ में इसे लौटाने के लिए क्या कुछ कर रही हैं आप? क्या बच्चों को सिखाती भी हैं, या कुछ ऐसी क्लासेस आप चलाती हैं, या छत्तीसगढ़ की जो लड़कियां हैं जो इसमें जुड़ना चाहती हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी हाँ, मैं 2004 से मैंने अपने एक संस्था बनाई है श्रिया आर्ट, उसमें मैं समर में बच्चों को सिखाती हूँ और उसको मैं लेके बाहर भी जाती हूँ, बाहर शोज़ कराने भी जाती हूँ। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मुझे स्टेज नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को स्टेज दूँ, और वो सारे खर्च मैं खुद ही करती हूँ। पहले नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरे पास उतनी अर्निंग नहीं थी,
और उसके बाद जैसे ही मैं टीचरशिप में आई उसके बाद में मैंने अपना जो पाया था उसको मैंने देना शुरू किया। आज आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा कि छत्तीसगढ़ की जो बेटियां हैं, छत्तीसगढ़ की जो लड़कियां हैं, हर फील्ड में अपना नाम आगे बढ़ा रही हैं और कहीं ना कहीं इसके ज़रिए हम देखें तो छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपका भी धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।